हाँ भाई, राधे राधे सभी को भाई, नमस्कार है। क्या हाल है भाई? सभी के बढ़िया होंगे, आराम से एकदम। और हमारा भाई यूट्यूब चैनल है वही JS केमिस्ट्री 99 के नाम से। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की हुई है भाई साइंस स्ट्रीम को लेकर। वही अपनी 4 क्लासेस चल रही हैं अभी यहाँ, 9th 10th 11th 12th। 9th 10th की हमने साइंस स्टार्ट की हुई है और 11th 12th की जो है भाई केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। अपने यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो सिंपल चारों के चारों क्लासेस की टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड है। और हर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो हेडिंग्स उसमें है, लेक्चर वाइज हमने जो है उनको अपलोड करना भाई स्टार्ट कर दिया। और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करा रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ भी हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, सभी में एनसीईआरटी का जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। एनसीईआरटी समझ ली, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को समझ लिया, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार कर ली, काम हो जाएगा, बहुत हद तक काम हो जाएगा भाई। और वही अगर लाइक और सब्सक्राइब करना है भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। और अपने आसपास के अपने सभी सहयोगी सहपाठियों को जो है चैनल को शेयर करना है, अगर आपको किसी भी तरीके से इससे क्या हो रही हो भाई, फायदा मिल रहा हो तो। अब सिंपली हमने यहाँ 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और उसमें सबसे पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया है भाई। और बैलेंस करने से भी पहले हमने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया था शुरुआत की 2 वीडियो में। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही बनाना नहीं आएगा भैया तो रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख पाओगे। और फॉर्मूला बनाना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप 9th क्लास में पढ़ लेते हो बढ़िया तरीके से। 9th क्लास का जो केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं 3rd और 4th, उसमें जो है जो चैप्टर्स जो हैं उनमें फॉर्मूला बनाना ही सिखाया जाता है। अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, शुरुआत में ही फॉर्मूला बनाने को 2 वीडियो में कवर हो गया। कुछ नहीं, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं, बैलेंसी और उनको क्रॉस मल्टीपल कर लेना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन को बैलेंस करना। आगे आप कुछ भी पढ़े 11th में 12th में, आगे कहीं भी केमिस्ट्री का जो भी पार्ट आएगा साइंस से रिलेटेड, उन सभी में जो है भाई क्या होगा, अपना रिएक्शन लिखी होगी, उसको बैलेंस करना आपको जो है आना चाहिए। कुछ नहीं कर रहे थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसमें जो है उनके एटम्स को क्या कर देते हैं, बराबर ब्रैकेट लगाकर। क्योंकि अंदर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी सिर्फ और सिर्फ उनकी संख्या में कर सकते हैं, फॉर्मूले में कोई भी चेंज आपको जो है भाई नहीं करना। उसके बाद 4 टाइप की रिएक्शंस थी। और कौन कौन सी है वो 4 टाइप की रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, 2 हम पढ़ा चुके हैं भाई, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन संयोजन, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना दे, एक प्रोडक्ट बना दे, तो वो क्या हुई, कॉम्बिनेशन। और जब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, वो क्या हो जाती है, डीकंपोजिशन। अब इसी में एक्सोथर्मिक क्या होती है, जो रिएक्शन हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ऊष्माक्षेपी। और अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो भाई वो होते हैं अपने एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। तो जो कॉम्बिनेशन वाली थी वो तो एक्सोथर्मिक है, जो डीकंपोजिशन वाली थी वो एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक के हमने कुछ एग्जांपल और भी बता दिए थे कि सभी कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो सभी एक्सोथर्मिक है वो जरूरी नहीं है भाई कॉम्बिनेशन हो या नहीं हो। तो वॉल्ट ऑफ कार्बन, कार्बन का दहन, उसके बाद सिंपल रेस्पिरेशन, श्वसन जो है वो भी एक्सोथर्मिक होती है। और वेजिटेबल मैटर्स का डीकंपोजिशन, जो अपघटन है वनस्पतिक पदार्थों का, वो भी किसके अंतर्गत आता है भैया, डी एक्सोथर्मिक के अंतर्गत आता है। और हमने एनसीईआरटी के जो अंदर और बाहर वाले जो क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग से रिलेटेड, वो सब भी हमने क्या है भाई करा दिए हैं। अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, और कोराइजन और रेंसिडिटी हो जाएगी, संचारण और विकृत गंधता। उसके बाद एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को जो है हम क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। आ जाइए, अपन सिंपल स्टार्ट किया हुआ है हमने क्लास 10th का साइंस का भाई चैप्टर फर्स्ट,
क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो है भाई इस चैप्टर का अपना क्या भाई नाम है। अब इसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ रहे हैं और हमने आपको बताया है 4 टाइप की हमको पढ़नी है भाई, 4 टाइप की, जिसमें से हम जो सबसे पहली और दूसरी कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन हम पढ़ चुके हैं भाई, और दूसरा अपना डीकंपोजिशन, दूसरा अपना डीकंपोजिशन वियोजन भी हम पढ़ चुके हैं भाई। कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर एक प्रोडक्ट बना दे तो वो कॉम्बिनेशन है, और एक रिएक्टेंट जो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे तो वो डीकंपोजिशन है। दोनों आपस के अपोजिट है भाई। कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 4 प्रकार हैं। पहला और दूसरा हम जो अपना पढ़ चुके हैं भाई, तीसरे की हम बात कर रहे हैं। तीसरी क्या है अपनी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो अपनी केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसको आपको जो है मैं किस तरीके से समझाऊंगा वो समझना कि भाई मान के चले कोई रिएक्टेंट कंपाउंड फॉर्म में है और कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। आगे वाला कैटायन होता है और पीछे वाला क्या है? एनायन है। कोई दूसरा एलिमेंट्स आए और उसमें से उसको क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। जैसे मान के चलो ये जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड है या कॉपर सल्फेट है, ये अपना Cu हो गया कॉपर और ये हो गया अपना SO4 सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है भाई, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जिंक मेटल के साथ। किसके साथ करा रहे हैं भाई? इस जिंक मेटल के साथ करा रहे हैं। तो ये Zn वाला जो भाग है इस कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद इसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसने क्या किया? इसका रिप्लेस कर दिया या नहीं कर दिया? तो ये रिप्लेस कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, इसलिए उसका क्या नाम हो गया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान के चले भाई आप क्लास में 2 स्टूडेंट साथ में बैठे हुए, एक कोई आपसे ज्यादा भारी भरकम आ जाता है भाई और आप में से एक को हटा देता है और खुद उसके साथ क्या होगा? जुड़ जाता है। तो वो उससे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव होगा या नहीं होगा? उससे ज्यादा पावरफुल होगा या नहीं होगा? वही तो उसका क्या कर सकता है? रिप्लेसमेंट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अगर उससे कमजोर है तो वो डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं कर सकता। उल्टा थोड़ी हो जाएगा कि उस मोटे भारी भरकम को वो पतला बच्चा हटा दे, नहीं, वो मोटा बच्चा ही क्या कर सकता है? उस पतले को हटा सकता है। तो किस टाइप से मैं बताना चाह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? मान के चले कोई बाई सब्सटेंस या बाई एलिमेंट्स या बाई मेटल है और इसकी अभिक्रिया इस AB के साथ कराई जा रही है। एक हमेशा कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो ये क्या कर रहा है? बाई जो है A को रिप्लेसमेंट कर देगा बाई B और क्या बन जाएगा? A बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई है भैया? डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई है। अब वाई वो तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कैटायन है या एनायन है। कैटायन है तो कैटायन को रिप्लेस करेगा, एनायन है तो एनायन को रिप्लेस करेगा। इसके लिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है छोटा सा कि भाई क्या किया हुआ है? टेस्ट ट्यूब ली हुई है भाई। क्या ली हुई है? सिंपल सी एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया भाई।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या किया हुआ है भाई, टेस्ट ट्यूब ली हुई है और इसमें जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया है और इसको जो है टेस्ट ट्यूब को भैया स्टैंड की सहायता से क्या किया है, जोड़ दिया गया है। ये अपना क्या है, स्टैंड है। और यहां दो जो है आयरन की नेल्स या आयरन की जो है भाई छड़ इसमें डुबो दी है और उनको जो है धागे की सहायता से इस तरीके से जो है लटका दिया है। ये अपना थ्रेड हो गया है, धागा, और ये 2 आयरन नेल्स, लोहे की छड़ मान लें इनको, 2 आयरन नेल्स है, 2 लोहे की छड़। ठीक है। ये कॉपर सल्फेट क्या है भाई, ब्लू कलर का है, नीले रंग का है। अब हम देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आयरन की जो नेल्स है वो ब्राउन कलर की क्या होने लग जाएंगी, उनमें ब्राउन कलर की कवर होने लग जाएगी, एक परत चढ़ने लग जाएगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आयरन जो है भाई कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और खुद आयरन उसके साथ जुड़कर क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। अब जो टेस्ट ट्यूब में जो कलर होगा वो कॉपर सल्फेट की वजह से थोड़ी होगा, वो किसकी वजह से होगा, सिंपल अपना आयरन सल्फेट की वजह से। आप कहो सर क्या उल्टा हो सकता है क्या, कि आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डाल दें तो भाई कॉपर आयरन को रिप्लेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ये चीज आप थोड़ी सी किस चैप्टर में समझेंगे, चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जिसमें हम 3 टाइप की मेटल्स बताते हैं। एक तो हाई रिएक्टिव मेटल, उच्च क्रियाशील धातु, एक अपनी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मध्यम क्रियाशील धातु, और एक अपनी क्या है, लो रिएक्टिव मेटल्स, बहुत निम्न क्रियाशील धातु। तो उच्च क्रियाशील धातु जो होती है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, लेकिन लो रिएक्टिव मेटल्स हाई रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। पता कैसे चलेगा कौन सी रिएक्टिव ज्यादा है या नहीं है, वो आगे 12th क्लास का भी होता है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पॉइंट्स में। यहां तो केवल आपको इतना सा समझना है कि भाई हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। और हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की एक सीरीज बनी हुई है चैप्टर 3 में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम बताते हैं काना का मांगे अल्लाह जाने फिर भी, कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसमें आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है भाई। तो देखें इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में रिएक्शन में, कि Fe सॉलिड था प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, इसको डाला इसमें। जैसे ही इसको इसमें डाला गया है तो इस आयरन ने इस कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना दिया है, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो कलर था भाई, ये ब्लू कलर था, किसकी वजह से, नीला कलर था, किसकी वजह से, कॉपर सल्फेट की वजह से। अब ये आयरन सल्फेट हो गया है, या ब्लू कलर डिसअपियर होने लग जाएगा इसमें। ब्लू कलर जो है भाई डिसअपियर होने लग जाएगा, हटने लग जाएगा। और जो आयरन की जो नेल्स हैं, Fe की जो नेल्स हैं, उनमें कौन सा कलर आ जाता है भैया, ब्राउन कलर आ जाएगा, भूरे रंग के होने लग जाएंगे। वो कौन सा कलर आ जाएगा भाई, सिंपल ब्लू कलर आ जाता है, ब्राउन कलर। ये तो अदृश्य हो जाएगा क्योंकि ये इसकी वजह से था, अब ये बन गया है तो ब्लू कलर डिसअपियर हो गया
और आयरन्स की नेल्स पर कौन सा कलर आने लग जाता है, ब्राउन, यानी कि सिंपल भूरे रंग का जो है उन पर वो भूरे रंग की क्या होने लग जाएंगी, आयरन की नेल्स होने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इस रिएक्शन के टाइप को हमने क्या बोल दिया है, डिस्प्लेसमेंट का टाइप, विस्थापन अभिक्रिया बोल दिया। अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हैं, अपने आसपास आप कुछ भी कोई घटना घटित देख रहे हो, किसी भी मैटर या सब्सटेंस से रिलेटेड, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। एक्चुअली में केमिस्ट्री की परिभाषा ही क्या है, साइंस की वह ब्रांच है भाई जो मैटर या सब्सटेंस की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल रिएक्शन आदि के बारे में स्टडी कराते, वही केमिस्ट्री है। और मैटर में कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती रहेंगी और वो सारा किसके अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब उन रिएक्शंस को एक कैटेगरी में बांट दिया गया और वो टाइप तो भाई बहुत प्रकार के हैं, वो आप हायर लेवल पर भी पढ़ते हैं। अपने तो छोटी सी 10th क्लास के लेवल पर हम क्या बात कर रहे हैं भाई कि अपने को तो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए जो अपने सिलेबस में है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट मिलकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर रही है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन की अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया भाई, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल एक ही कैटाइन का या एक ही एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Y ने इस A को रिप्लेस कर दिया, नहीं कर दिया, यहां इस आयरन ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, FeSO4 सॉल्यूशन बन गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, ये रिएक्शन ही लिख कर देती भाई, और आपसे क्या पूछ ले, बताओ ये किस टाइप की है, और वो चारों के चारों टाइप आपको लिखकर दे दिए जाए, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तुरंत टिक कर दोगे या नहीं कर दोगे भैया डिस्प्लेसमेंट पर? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई, बताएं सभी लोग। अगर समझ में आ रही है तो आराम से लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर भी करते चले भाई। समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट में क्या किया है कि एक एलिमेंट्स ने दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया है, केवल एक ही एलिमेंट्स का डिस्प्लेस हुआ है, वो मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं। तो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब इसको डिप कराया गया है तो क्या बन गया भाई, FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया। जो इसका ब्लू कलर था किसका, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया भाई। और ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया है किसकी वजह से, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह अब क्या बन गया भैया, आयरन सल्फेट बन गया। अरे कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया। तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर बता रहा हूं, कॉपर सल्फेट कुछ नहीं, कॉपर को हटाया, आयरन जुड़ गया। जिंक होगा, जिंक जुड़ जाएगा। कॉपर क्लोराइड है, लेड के साथ करा दो, पीबी जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो आयरन, कॉपर और सिंपल अपना जिंक, ये तीनों ही क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है भाई, रिप्लेस कर देती है। लेकिन लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाती है। अब वो लो रिएक्टिव कौन सी है, हाई रिएक्टिव कौन सी है, वो चैप्टर 3 में बात करेंगे, मेटल और नॉन मेटल वाले केस में। यहां तक समझ में आ गई हो तो बात, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, वीडियो को पॉज करके आप जो है सभी लोग इसको लिखते भी जाएंगे, साथ साथ नोट्स बना लेने हैं अच्छे तरीके से समझते हुए। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा भाई अपने द्वारा, सब कुछ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी, और अलग उच्चतम लेवल पर इसको जो है धीरे धीरे सिंपल पहुंचा भी दिया जाएगा। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छे से जो है भाई यहां अपने जुड़े रहे भाई बढ़िया तरीके से। अब देखो इसी में हम आगे 2-3 एग्जांपल्स की ओर बात करेंगे जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही। किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही बात करेंगे भाई। देखें इसमें कि
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही बात कर रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया में ही भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल और बात कर रहे हैं कि अपना जिंक है, जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, वही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में करा दी। क्या होगा, ये जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा भैया, ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बन गया, नहीं बन गया। किस टाइप की रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई है भैया, विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया हो गई है। किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई है, विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया सिंपल भाई, पीबी है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। पीबी है और पीबी की अभिक्रिया हम भाई सिंपल किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ। अगर जो है हम इसकी अभिक्रिया कराएं तो भाई बताएं किस तरीके से जो है अभिक्रिया होगी। वही ये पीबी क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, PbCl2 एक्वस प्लस कॉपर। तीनों के तीनों एग्जांपल किससे रिलेटेड है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन से रिलेटेड है, विस्थापन अभिक्रिया में। कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल का उसके सॉल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेसमेंट कर देती है। उल्टा नहीं हो सकता। कहीं आप ये सोचो कि भाई ये हो जाए, Cu की अभिक्रिया ZnSO4 के साथ करा दूं तो ये CuSO4 और Zn बन जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप सोचो कि भाई CuCl2 की अभिक्रिया Pb के साथ करा दें तो वापस CuCl2 प्लस Pb बन जाए, नहीं, क्योंकि ये Pb जो है कॉपर से क्या है, हाई रिएक्टिव है। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन अगर मैं बात करूं तो इसका रीजन क्या है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है, हाई रिएक्टिव मेटल जो है भाई डिस्प्लेस या रिप्लेस, हाई रिएक्टिव मेटल जो है रिप्लेस किसको कर सकती है, लो रिएक्टिव मेटल्स को। बट लो रिएक्टिव मेटल्स नॉट रिप्लेस हाई रिएक्टिव मेटल, but low reactive metal cannot replace high reactive metals। या ये कह सकते हैं कि लो रिएक्टिव मेटल रिप्लेस बाय हाई रिएक्टिव मेटल्स, बट हाई रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस बाय लो रिएक्टिव मेटल्स। कि भाई जो उच्च क्रियाशील है वो निम्न क्रियाशील को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर सकता है, लेकिन निम्न क्रियाशील धातु जो है उच्च क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है भाई। अब ये रिएक्टिविटी का कैसे पता चलेगा, वो जो है चैप्टर 3 में मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ना है अपने को, कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की जो है हम बात भाई किस में करेंगे, चैप्टर 3 में करेंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो भैया बताएं। सिंपल अपनी जो है भाई 3 टाइप की रिएक्शन हो गई है, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। अपनी एक लास्ट टाइप की रिएक्शन और बचेगी, वो कौन सी रहेगी भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसको इसके बाद पढ़ाएंगे। अभी तो जो है सिंपल इन 3 रिएक्शन पर ज्यादा जोर दीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट, डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट में हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर दिया भाई, डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों कैटायन जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, कि दोनों के रिएक्टेंट्स के एक का दूसरे में जाएगा, दूसरे का उसमें आ जाएगा। इसमें एक्सचेंज थोड़ी हुआ है, इसमें तो रिप्लेस हुआ है केवल। इसमें एक्सचेंज नहीं हुआ, इसमें केवल क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। एक्सचेंज किस में होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट।
एक्सचेंज किस में होगा भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। और उसमें क्या बन जाता है? एक पीपीटी और बन जाती है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप और बन जाएगा। और वो अवक्षेप यानी कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, और जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है उन्हीं को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल देते हैं, जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक तो क्या पढ़ा है भैया? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करने से पहले आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के साथ सिंबल पता होनी चाहिए। उसके बाद उससे पहले आपको बैलेंस ही पता होनी चाहिए, और कुछ जो एनाइंस है उनका फॉर्मूला और उनकी वैलेंसी के साथ, जैसे सल्फेट SO4-2 है, फॉस्फेट PO4-3 है, नाइट्रेट NO3-1 है, हाइड्रोक्साइड OH-1 है। तभी तो कुछ भी लिख दिया, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम 13 + 3 सल्फेट SO4-2 क्रॉस मल्टीपल किया, क्या हो गया? Al2SO4 का होल थ्राइस। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? रिएक्शन जिनसे एनर्जी निकले उनको ऊष्माक्षेपी बोल रहे हैं। उनको क्या बोल रहे हैं? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन जिनके लिए एनर्जी देनी पड़े कराने के लिए, वो क्या है? एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण कर रहे हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण यानी कि बाहर निकाल रहे हैं। तो हिंदी वालों को तो आसानी होती है, या ऐसे समझे, एक्सोथर्मिक एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई एनर्जी को, एनर्जी एग्जिस्ट हो रही है रिएक्शन से, तो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक, एनर्जी को पहले लेना पड़ रहा है अंदर की तरफ, एंडो करना पड़ रहा है, और फिर जाके क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। तो कॉम्बिनेशन जब जब हुआ है एनर्जी निकली है। कॉम्बिनेशन जब जब होगा एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो एक्सोथर्मिक हो गया। और जब जब किसी को तोड़ना पड़ा है, जब जब किसी को तोड़ना पड़ा है, एनर्जी देनी पड़ी है, तो डीकंपोजिशन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? जब जब जुड़े हैं एनर्जी निकली है, जब जब जुड़े हैं एनर्जी निकली है, जब जब तोड़ा है एनर्जी दी है। तो कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक, डीकंपोजिशन एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछे, कोई भी कॉम्बिनेशन का टेका दो। एंडोथर्मिक की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछे, कोई भी डीकंपोजिशन का टेका दो। और डिस्प्लेसमेंट में तो क्या हो गया भैया? हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर रही है? अपनी रिप्लेस कर रही है। क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है। और वो रिएक्टिविटी का जो सीरीज का ऑर्डर है वो चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल में पढ़ना है। तो कुछ दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन को बैलेंस करना। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज चैप्टर के पॉइंट्स अपने दिमाग में क्या हो जाए भैया? अच्छी तरीके से सेट हो जाए। बस टिप्सों पर रट जाएगी आराम से कि रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया सिंपल, आसानी से। अंदर के साथ छिड़खानी नहीं करनी है, बाहर जो है केवल उसकी संख्या बदल देनी है। 4 टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी, जिसमें अभी 3 पढ़नी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, और लास्ट में कोराइजन और रेंसिडिटी। चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चंस, सेम अगला चैप्टर। इसी तरीके से जो है हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है भाई बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, आपने इतनी देर मुझे सुना है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सिंपल इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे भाई, थैंक यू वेरी मच।